नमस्कार। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट दरअसल एक कोशिश है जिसके जरिए हम रोज उन लोगों की समस्याओं को उठाते हैं जिन्हें लॉकडाउन की वजह से दिक्कत आ रही है। साथ ही हम उस समस्या का निदान यानी समाधान भी आपको बताते हैं। आज शुरुआत करते हैं लॉकडाउन में मजबूर मजदूरों की घर वापसी के दौरान हुए दर्दनाक हादसे की। यूपी के औरैया में एक बेहद दर्दनाक हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई। ये मजदूर रोज ठप होने पर जैसे तैसे रोजी रोटी ठप होने पर जैसे तैसे अपने गांव की तरफ लौट रहे थे, लेकिन मंजिल से पहले ही मौत मिली। ये बिखरी रोटियां जिनके खातिर रोजी की तलाश में गांव से दूर शहर जाना पड़ा था। ये लावारिस सामानों का ढेर जिनमें बीवी बच्चों, मां बाप के तोहफे और खुद के चंद कपड़े होंगे। वो मजदूर मंजिल से पहले बीच सफर में ही मौत का शिकार हो गए। दिल दिमाग सुन कर देने वाली, गहरे दर्द और सदमे से भर देने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के औरैया की हैं, जहां रात के 3:30 बजे 2 ट्रकों की टक्कर हुई और 24 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा औरैया के करीब चिरुहली इलाके के एक ढाबे के पास हुआ। दोनों ट्रकों में मजदूर सवार थे। दिल्ली से आया ट्रक ढाबे के पास रुका था। उससे उतरकर कुछ लोग चाय पी रहे थे, तभी राजस्थान से आ रहे ट्रक ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी। इसमें चूना भरा था और 30 मजदूर सवार थे। एक ट्राला जो कि मजदूरों को, श्रमिकों को लेकर के आया था, इसी जगह वो ट्राला खड़ा हुआ था और उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई डीसीएम मिनी ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मारी खड़े हुए ट्राले में। बताया जाता है कि ट्राले में उस समय चूना और पुट्टी लदा हुआ था और साथ ही कई सारे लगभग 30 के करीब मजदूर भी उसमें थे। जो ट्राले का ड्राइवर है वो चाय पीने के लिए उतरा था और नजदीक का जो ढाबा है यहीं पे गया था। इतनी दौरान में ही ये टक्कर होती है। बताया जाता है कि टक्कर इतनी तेज थी, इतनी जबरदस्त थी कि ट्राला पूरी तरीके से डिसबैलेंस होता हुआ पलट गया और पलटने के बाद जो चूना और पुट्टी उसमें लदा हुआ था वो पूरी तरीके से गिर गया। क्योंकि जो बुरी तरीके से टक्कर हुई थी, उस टक्कर के बाद जो डीसीएम के लोग थे वो भी आकर के इसी गड्ढे में गिरे और जो लोग ट्राले में सवार थे वो भी इसी गड्ढे में गिरे। ट्रकों की टक्कर की आवाज सुनकर सबसे पहले ढाबे वाला दौड़ा। मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। उसने मदद के लिए पुलिस और एम्बुलेंस को फोन लगाना शुरू किया, लेकिन फोन नहीं लगा तो पुलिस में अपने एक जानने वाले को फोन करके हादसे की खबर बताई। कुछ देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची तो फिर चूने की बोरियों में दबे मजदूरों को निकालकर और रुकती अटकती सांसों को बचाने का सिलसिला शुरू हुआ। दौड़ के गए सर गड्ढे में। एक लड़का और था सर हमारे साथ। हम दोनों लोग गए गड्ढे में, जाकर देखा तो ट्रक में ड्राइवर नहीं था। डीसीएम के ड्राइवर को जाके देखा तो सर उसका हाथ वाथ कटा हुआ था। तो सर हमने उसको निकाला। फिर इतने भड़बड़ा गए सर, तो हमने सोचा पुलिस को फ़ोन करें। पुलिस को फ़ोन किया, 112 नंबर पे डायल किया, नहीं लगा। 108 नंबर पे डायल किया, नहीं लगा। तो सर हमारे एक जानने वाले चीता मोबाइल वाले हैं, तो उन्हें फ़ोन किया तो जस्ट तुरंत 10 मिनट बाद वो अपनी बाइक से आए हमारे पास और पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, सब लोगों ने मदद करके सभी लोगों को निकाला। इस दुखद हादसे में 24 मजदूरों की मौत के अलावा कई लोग जख्मी भी हो गए, जिन्हें औरैया जिला अस्पताल और सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय पी रहे थे। पीछे से एक बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी। उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, वो ट्रक पीछे साइड के अंदर टकराया। तो शायद ड्राइवर को एफटी को चाहिए होगी, साइड में था, ट्रक के साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था। उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है, इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सैफई रेफर करा जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर, माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है। हमारे 20 लोग यहाँ एडमिट है। सुबह 3 बजे हुआ, सब सारा सोया हुआ था, मैं ही सिर्फ जगा हुआ था, मैं और एक लड़का। गाड़ी रोड में चलते चलते अचानक गाड़ी का बैलेंस खराब होने लगा जी। थोड़ा सा बैलेंस खराब हुआ तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ टेलर उनको हल्का सा धक्का मारा। उसके वजह से इसका बैलेंस खराब हो गया। और बैलेंस जब खराब हो गया तो इनके जो गाड़ी था ना साइड में, उसमें जाकर टक्कर मारी। ये गाड़ी जिसमें हम लोग बैठे थे और वो गाड़ी बहुत खतरनाक पलटी मार गई। बहुत ही खतरनाक था। हम लोग खुद ना बता सकते। हम लोग को ये लगता था कि हम लोग निकल जाएं बस।
और सब जिंदा रहे। बच्चे तो 16 यानी कि 14 हम लोग बड़े थे और बाकी बच्चे थे, तो सारे चिल्ला रहे थे। और जो दूसरी गाड़ी वाले ने मारा था वो भी, उनके लोग भी चिल्ला रहे थे। हादसा कितना खौफनाक था उसकी गवाही अब भी मौके पर मौजूद बिखरी रोटियां दे रही हैं। ये जो रोटी है, ये जो पूड़ी है, ये जो कपड़े हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके से श्रमिक लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश आ रहे हैं अपने अपने अलग अलग राज्यों से। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल, राजस्थान और जो अन्य आसपास के राज्य हैं वहां के श्रमिक इन दोनों ही ट्रकों में, इन दोनों ही ट्राले में डीसीएम में सवार थे। जिसके बाद स्थानीय लोग यहां पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य का जो पूरा जिम्मा है वो उठाया है। पुलिस भी तब तक यहां पहुंची है, लेकिन तब तक 24 लोगों की जान जा चुकी थी। हादसे पर मजदूरों की मौत पर हर कोई दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताते हुए हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही औरैया बॉर्डर के 2 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि आगरा जोन के एडीजी और मथुरा आगरा के एसएसपी से जवाब मांगा गया है। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, औरैया में सड़क दुर्घटना में प्रवासी कामगारों और श्रमिकों की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। पीड़ितों को हर संभव राहत प्रदान करने, घायलों को समुचित उपचार कराने और दुर्घटना की त्वरित जांच करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अफसोस की बात यह है कि मजदूरों की मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। यूपी के औरैया में सड़क हादसे में 24 से भी अधिक गरीब प्रवासी मजदूरों की मौत पर अवर्णनीय दुख, घायलों के लिए दुआएं। सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर भी मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखें कब तक इस उपेक्षा को उचित ठहराते हैं। ऐसे हादसे मृत्यु नहीं, हत्या है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी हादसे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। मुख्य बात यह है कि मुख्यमंत्री के जो निर्देश है, दिशा निर्देश है, लगता है कि अधिकारी उसे गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बहुत बड़ा हादसा हुआ। यदि सरकार के अधिकारी उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं तो वो चाय की दुकान पर जाकर चाय क्यों लेते हैं? ये वक्त सियासत का नहीं, अभी तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उन परिवारों का दुख दर्द बांटने की जरूरत है जो कोरोना और लॉकडाउन की इस घड़ी में शहर से बड़ी मुश्किल से गांव लौट रहे अपनों को खोकर मातम में डूबे हैं। विशाल प्रताप सिंह, औरैया, इंडिया टीवी। अब आपको हादसे में बाल बाल जिंदा बचे उन मजदूरों की आंखों देखी सुनाते हैं जो औरैया के दर्दनाक हादसे में बच तो गए, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को दम तोड़ते देखा। आप बताइए कि कहां से कहां जा रहे थे? यही भरतपुर से गोरखपुर जा रहे थे हम लोग। कहां आप लोग को ये ट्राला मिला? भरतपुर ही मिल गया, हाईवे पर। हाईवे पे हम क्या कुछ पैसे की बातचीत हुई थी, कितना पैसा लिया जाए? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। उस पे लोग बैठे थे पहले से, और जो वहाँ खाने पीने के सामान दे रहे थे उन्होंने रुकवा लिया था ट्रक को और हम लोगों को बैठा दिया उस पर। आप लोगों से पैसे को लेकर कोई बातचीत नहीं, ना आपसे कोई पैसा लिया गया? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया, कोई बातचीत नहीं हुई। कितने लोग थे ट्रक में? ट्रक में वही ज़्यादा लोग थे, फिर भी लगभग कितना, 40-50? हाँ, लगभग 40-50 के आसपास थे। हादसा हुआ तो उस वक्त आप सो रहे थे, जब जागे तो क्या देखा? जब जागा तो मैं गिरा पड़ा था और बेहोश पड़ा था। जब मैं होश में आया तो फिर पुलिस आई। उससे बताइए कि सरकार जैसे ट्रेनें चला रही है तो ट्रेन से आप लोगों को आने में क्या कोई दिक्कत हो रही है या टिकट नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से आप लोग ट्रक से, ट्राले से आ रहे हैं? जी, हम लोग बैठे थे 2 महीने से, और वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन भी कराया था। ऑनलाइन कराने के बाद मैसेज आ गया था और एक बार फ़ोन आया, उसके बाद फ़ोन ही नहीं आया। फिर जो हमारे साथ वाले थे बोले कि नहीं, हम घर जाएंगे। देश में कोरोना का खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन देश के मजदूर जानलेवा वायरस के साथ साथ और भी कई खतरे उठा रहे हैं। कोरोना काल की सबसे बड़ी मार देश के मजदूरों पर ही पड़ी है, जो कामकाज बंद होने की वजह से गांव लौटने को मजबूर हैं।
हालांकि सरकार की तरफ से मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है, बसें चलाई जा रही हैं, फिर भी मजदूर पैदल चलने को मजबूर है। आपको दिखाते हैं केंद्र सरकार के तमाम इंतजामों और हिदायतों के बावजूद कैसे देश का मजदूर कहीं पैदल चल रहा है तो कहीं साइकिल से हजार किलोमीटर का सफर तय कर रहा है। कहाँ जाना है अभी आपको? हमको सिंगरौली जिला जाना है। सिंगरौली जिला जाना है, मध्य प्रदेश। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ से चलते चलते? 15 दिन। अभी कहाँ जा रहे हो? यूपी जा रहा हूँ। यहाँ राशन वासन मिल ही नहीं रहा, सरकार दे ही नहीं रही, तो क्या यहाँ भूखन मरेंगे? कितने दिन हो गए आप साइकिल चला रहे? आज 4 दिन हो गए जी। कहाँ जाना कहाँ? बिहार। किसी को एमपी जाना है, किसी की मंजिल यूपी है तो कोई बिहार के सफर पर है। सबको अभी मीलों दूर यूं ही पैदल नदी नाले पार करते, साइकिल पर पैडल मारते, मुश्किलों भरे रास्ते पर चलते जाना है। कोरोना के कहर से जूझते हिंदुस्तान में लॉकडाउन के बीच ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है। चारपाई पर लेटा ये बच्चा बीमार है, गर्दन टूट चुकी है। ऐसे में लाचार पिता जुगाड़ के स्ट्रेचर पर बेटे को लाद कर लुधियाना से सिंगरौली के सफर पर निकला है। पंजाब से एमपी तक करीब 1300 किलोमीटर के मुश्किलों भरे सफर का पड़ाव कानपुर पहुंचा। तब जाकर पुलिस की नजर इस बेबस परिवार पर पड़ी। इससे पहले बीमार बेटे को चारपाई पर लिटाकर चारपाई को रस्सी से बांधकर और कंधों पर टांग कर मजदूर का परिवार लुधियाना से 800 किलोमीटर की दूरी तय कर कानपुर तक पैदल चला आया। क्या दिक्कत है? क्या हुआ? पता नहीं अचानक कैसा माल तुम लोग कहाँ रहने वाले हो? कैसे जाओगे? तुम्हारा रूट कौन सा नजदीक कैसे पड़ेगा? इलाहाबाद जाओ ना। सिंगरौली के राजकुमार लुधियाना में मजदूरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन में मजदूरी पर मार पड़ी तो दाने दाने को मोहताज हो गए। ऐसे में मजबूर गांव के लिए निकलना पड़ा। 15 दिन पहले लुधियाना से जो सफर शुरू हुआ था वो अब तक जारी है। रास्ते में किसी ने कुछ खिला दिया तो पेट की भूख शांत हुई, कहीं किसी ने गाड़ी पर बिठा दिया तो पैरों को थोड़ा आराम मिला। हाँ, कहाँ से आ रहे हो? लुधियाने से। लुधियाने से आ रहे हो? कितना पैदल ही चल के आ रहे हो? वैसे चल के आ रहे हैं साहब। अच्छा, कोई मदद नहीं मिल रही? कोई मदद नहीं, थोड़ा बहुत बैठाए हैं बस, मान लो कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। कितने दिन हो गए यहाँ से चलते चलते? 15 दिन। राजकुमार के परिवार के साथ गांव के और भी लोग थे जिन्होंने इस संकट भरे सफर में बारी बारी से चारपाई को कंधे पर उठाकर उनकी मदद की। गनीमत थी कि मंजिल से 500 किलोमीटर पहले कानपुर पुलिस की नजर इन पर पड़ी तो इन्हें मदद नसीब हुई। मजदूरों की दर्द की एक और दिल दुखाने वाली तस्वीर कानपुर से ही आई है। लगातार सफर करते करते एक मजदूर गश खाकर रास्ते पर ही गिर पड़ा तो दूसरे मजदूरों ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया। शहर शहर सड़कों पर पैदल चलते मजदूरों को इस तरह की तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। सरकार मजदूरों के लिए ट्रेन चला रही है, लेकिन ट्रेन के इंतजार में मजदूरों का सब्र जवाब दे रहा है। ऐसे में वो पैदल, साइकिल और ऑटो से ही गांव लौटने को मजबूर है। कहाँ से आए? हरियाणा हिसार से। क्या करते थे आप? मजदूरी करते थे जी। कितने दिन हो गए आप साइकिल चला रहे? आज 4 दिन हो गए जी। कहाँ जाना कहाँ? बिहार। कोई गाड़ी या ट्रेन? कोई साधन नहीं है सर। नहीं, साधन नहीं तो ट्रेन बस चालू करी है। बस कहाँ मिल रहा है, थोड़ा टाइम के लिए बैठाया पिछले प्रशासन, बीच में उतार दिया उसने। कितने दिन हो गए आप साइकिल चला? 4 दिन हो गया। तो खाया पिया? खाया पिया तो खाना मिला है, रास्ता में खाए थे। रास्ता मिला है? हाँ। तो बस उससे क्यों नहीं आया? ट्रेन से? ट्रेन से सर अथी करवा, रजिस्ट्रेशन करवाया, उसका भी बोला कि मैसेज आएगा, कोई भी पता नहीं है। इसके लिए चल दिया हम लोग साइकिल से। कितने दिन हो गया साइकिल चलाते हुए? मेरे हो गए 4 दिन साइकिल चलाते हुए। जाना कहाँ है? जाना है झारखंड। साइकिल से ही? साइकिल से ही। पंजाब में काम करने वाले हजारों प्रवासी मजदूरों की एक तस्वीर देखकर आप हिल जाएंगे। पंजाब से यूपी के लिए निकले मजदूर हरियाणा के अंबाला पहुंचे तो उन्हें पुलिस वालों ने रोका। बचते बचाते इन मजदूरों ने खतरनाक रास्ता पकड़ लिया। गहरे घग्गर नदी के रास्ते ही आगे बढ़ गए। गाँव कहाँ है तुम्हारा? गाँव मेरा सुल्तानपुर जिला।
तो अब कैसे जाओगे? जी जब जैसे मर्जी है, उतना ट्रेन चल रहा है ना कुछ ना चल रहा है जो है। अब जैसे सुधारा, चाहे नदियाँ पड़े चाहे जो पड़े तो जाना ही है हमको, कहीं कूद के जाना पड़े चाहे मर जाए कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हो आप? घर जा रहे हैं। तो यहाँ से कैसे निकलोगे? देखता हूँ कैसे निकलना है, निकल जाएंगे। क्या करें साहब, जब हमारे वहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, भूखा मर रहे हैं, इसलिए कि हम चले कहीं रास्ते में मर जाए, क्या फायदा। करनाल में भी अंबाला जैसी तस्वीरें सामने आई। करनाल पहुंचे प्रवासी मजदूर यूपी पहुंचने के लिए और भी खतरनाक रास्ता चुन रहे हैं। करनाल में प्रवासी मजदूर यमुना नदी पार कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग प्रवासी मजदूरों की मजबूरी का फायदा भी उठा रहे हैं। नदी पार कराने के लिए मजदूरों से 100 रुपए लिए जा रहे हैं। यहाँ मजदूरों को नदी पार कराने के लिए नाव का नहीं बल्कि जानलेवा जुगाड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हालात तब हैं जब सरकार की तरफ से मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेल मंत्रालय की तरफ से अब तक 1000 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इन ट्रेनों से करीब 12 लाख लोगों को घर पहुंचाया गया है। रेल मंत्रालय 300 ऐसी ट्रेन हर रोज चलाने को तैयार है ताकि रोजाना 4 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके। लेकिन रेल मंत्री का कहना है कि पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ट्रेन चलाने की इजाजत देने में आनाकानी कर रहे हैं। हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं, उनको बाकी कामों से निकाल के 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। गृह मंत्रालय ने भी एक बार फिर से सभी राज्यों को पैदल चल रहे मजदूरों को रोककर उन्हें खाने पीने और बस ट्रेन से सफर का बंदोबस्त कराने की हिदायत दी है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर कहा है पैदल रेलवे ट्रैक पर चलते लोगों को रोका जाए, नजदीकी शेल्टर होम में मजदूरों को रखा जाए, बस या श्रमिक स्पेशल ट्रेन से ही आगे भेजा जाए। यानी केंद्र सरकार की तरफ से मजदूरों को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ऐसे में मजदूर खुद को खतरे में न डालें। अगर सरकार के इंतजामों की जानकारी नहीं है तो किसी से पूछें, लेकिन इस तरह से अपनी जिंदगी दांव पर न लगाएं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लॉकडाउन में एक मजदूर ने क्यों चुराई साइकिल, चिट्ठी से दर्दनाक खुलासा। लॉकडाउन और पलायन के बीच कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। राजस्थान के भरतपुर से भी एक ऐसी खबर आई। भरतपुर में एक प्रवासी मजदूर साइकिल चोरी करके बरेली के लिए निकल पड़ा। साइकिल चोरी करने के बाद इस मजबूर मजदूर ने साइकिल के मालिक को एक दुख भरी चिट्ठी भी लिखी। इस चिट्ठी में उसने लिखा कि उसका बेटा दिव्यांग है, चल नहीं सकता, इसलिए वो साइकिल चुरा कर ले जा रहा है। साथ ही इस मजबूर पिता ने यह भी लिखा कि उसे हो सके तो माफ कर दीजिएगा। साइकिल चोरी होने के बाद साइकिल के मालिक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की सोच रहे थे कि मौके पर जब इस चिट्ठी को पढ़ा तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। नमस्ते जी, मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूं। हो सके तो हमें माफ कर देना जी, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है। मेरा एक बच्चा है, उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि वो विकलांग है, चल नहीं सकता। हमें बरेली तक जाना है। आपका कसूरवार एक यात्री, मजदूर एवं मजबूर मोहम्मद इकबाल खान। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए दिव्यांगों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन।